एक ऐतिहासिक गाजा शांति समझौता या फिर एक और भ्रम? ट्रंप ने घोषणा की है कि हमास ने पूर्ण निरस्त्रीकरण पर सहमति जता दी है, लेकिन हमास क्या कह रहा है? और यूरोप का प्रवासी संकट और भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि 50,000 प्रवासी स्पेन के शहर स्यूटा में आ गए हैं। हम क्वाड पर इन सभी मुद्दों की चर्चा करेंगे। क्वाड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हाँ, मैं वापस देश में आ गई हूँ और उन शानदार को होस्ट का धन्यवाद जिन्होंने मेरे ना होने पर भी पूरे महीने शो को आगे बढ़ाया। हमें एक बार फिर से आपके साथ वापस आकर बहुत खुशी हो रही है। अब व्हाइट हाउस ने ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की, ये उनका कहना है। आज शांति बोर्ड ने हमास और गाजा में मौजूद सभी अन्य सशस्त्र समूहों के पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर पहुंचा है। यह स्थायी शांति और सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। लेकिन हमास क्या कह रहा है, इसे देखें। हमने भारी हथियारों को राष्ट्रीय समिति की जिम्मेदारी में रखने की बात की थी। बस इतनी ही बात है। हमने किसी और शर्त के बारे में बात नहीं की, न निरस्त्रीकरण के बारे में और न ही किसी और चीज के बारे में। भूमि को कब्जे से मुक्त कराने का मुद्दा और फिलिस्तीनी राष्ट्रीय एकता बनाने का मुद्दा, ये वे मुद्दे हैं जिन पर हम लगातार काम करेंगे। तो ये थी गाजी हमद। और क्या अमेरिकियों को फिर से बेवकूफ बनाया जा रहा है? तो महिलाओं, इससे पहले कि हम इस पर बात करना शुरू करें, आइए देखें कि सौदा क्या है। तो ये है सौदा, ठीक है। आप भारी हथियारों से छुटकारा पा लें, दूसरे शब्दों में रॉकेट्स, ठीक है। रॉकेट्स के मामले में स्थिति ठीक है। वैसे भी अब मुश्किल से कोई बचे हैं और ऐसा नहीं है कि ईरान इस समय उन्हें फिर से हथियार दे सकता है, लेकिन वे रक्षात्मक हथियार रख सकते हैं जिनमें कलाश्निकोव्स और आरपीजी शामिल है। जब वे कहते हैं कि ये निरस्त्रीकरण है, तो असल में हम किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या ये एक और तरह का दिखावटी समझौता है जिसमें हाँ, आपको कुछ करने से पहले पीछे हटना होगा, लेकिन असल में हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं और उन्हें माफी दे दी जाती है, पट्टी में रहने के लिए माफी दे दी जाती है। तो मूल रूप से आतंकवादी पट्टी में रक्षात्मक हथियारों के साथ रहते हैं। हम असल में कर क्या रहे हैं? और ये उन दूसरी चीजों जैसा ही लगता है जिनसे हम गुजर रहे हैं। एमिली, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अगर ये समझौता है तो आपके लिए इसका क्या अर्थ है? बिल्कुल कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कि ये वही पैटर्न है जो हमने कई सालों से गजा पट्टी के मामले में देखा है। मुझे नहीं लगता कि इसे लागू किया जा सकता है और मुझे नहीं लगता यही वजह है कि हमने इजरायली पक्ष से भी कोई शुरुआती प्रतिक्रिया नहीं देखी। शायद व्हाइट हाउस द्वारा इसकी घोषणा के 48 घंटे बाद तक भी नहीं। हम जानते हैं कि वे हथियार नहीं डालेंगे, इसलिए ये प्रयास बेकार है। दुर्भाग्य से राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भी यही कई बार देखा गया है, जब लगता है कि उन्हें समझ नहीं आता क्या करें। मेरा मतलब है, हमास ने पहले दिन से ही जब उन्होंने 20 सूत्रीय योजना पेश की थी तो उन्होंने हथियार डालने से इनकार कर दिया था। उन्होंने विघटन ठुकरा दिया था। हम आज भी ठीक उसी स्थिति में हैं जिसमें तब थे जब वो प्रस्ताव रखा गया था। यहाँ जमीन पर कुछ भी नहीं बदला। खेद है, लेकिन सिर्फ भारी हथियार छोड़ना और माफी देना पर्याप्त नहीं है। लेकिन वे उसे गाजा से बाहर भी नहीं ले जा रहे हैं। उस पर गाजा पट्टी के अंदर किसी नए फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेटिक प्राधिकरण का नियंत्रण होगा। हमने पहले भी यही किया है। आपको लगता है यूनिफिल क्या था? अंतरराष्ट्रीय शांति सेना। तो हम फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? बार बार एक ही चीज करना और अलग नतीजे की उम्मीद करना। बिल्कुल सही, जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ दिखावे के लिए है। लेकिन देखो, दूसरी तरफ ठीक है, पिछले साल इसी समय, याद है हम पिछले साल इसी समय कहाँ थे? बंधक अभी भी गाजा में थे। ट्रंप ने घोषणा की थी कि वो उन्हें घर ला रहे हैं और उन्होंने ये कर दिखाया। और वे घर लौटे वही बुरे राज्य पक्ष जैसे कतर और तुर्की और आप जानते हैं ये सभी अन्य, और मिस्र के साथ। तो आपके पास ये राज्य पक्ष हैं जो तथाकथित हमास का समर्थन कर रहे हैं और हम जानते हैं कि ये एक दिखावा है, हम जानते हैं। लेकिन दूसरी ओर इसी तरह हम बंधकों को घर ला पाए नहीं। शोशाना, तो आप वास्तव में एक दिलचस्प बात उठा रही हैं, है ना? तो एमिली कह रही हैं कि हमने अभी अभी यही किया है, इसमें फर्क क्या है? हाँ, वो सही कह रही हैं। हाँ, आप सही कह रही हैं, हमास नहीं बदलेगा, लेकिन अगर हम उसे हथियार और फंड देने वालों को रोक दें तो हमास के पास कुछ नहीं बचेगा। तो शायद वही चीज है जो बदल सकती है ना? शायद वही असली चीज है जिससे आप बदल सकते हैं, जिससे हमें उसी चीज से अलग नतीजा मिल सकता है। हाँ, हो सकता है ना? जैसे अगर आप शतरंज के खिलाड़ी को नहीं, अगर आप शतरंज की बिसात को देखें, आप जानते हैं आपके पास सिर्फ आगे बढ़ने वाले खिलाड़ी नहीं होते, आपको ये भी सोचना पड़ता है कि पीछे कौन है और कौन उनका समर्थन कर रहा है।
और आखिरकार एक प्यादा सिर्फ प्यादा ही रह जाता है अगर उसका समर्थन बाकी मोहरों से ना हो। और वे क्या कर सकते हैं? और अगर कोई बड़ा खेल खेल रहा है और सोच रहा है कि कौन हमास को हथियार दे सकता है, कौन उनकी मदद कर सकता है और उन लोगों को खेल से बाहर कैसे किया जाए, तो आपको एक अलग नतीजा मिल सकता है। बिल्कुल मुझे सही। लगता है कि समस्या, आगे बोलो एमिली। मैं बस यही कहना चाहती थी, मुझे लगता है यहाँ समस्या है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ शोशाना, लेकिन हम हमास के पीछे के व्यक्ति से नहीं निपट रहे, और वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। मुझे पता है हम इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन बात वही है। अभी तक जो पता है वही है। राष्ट्रपति ट्रंप और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उन्हें जवाबदेह नहीं ठहरा रहे हैं। इसलिए हूथी, हमास, इस्लामिक जिहाद, हिजबुल्लाह, आईआरजीसी के साथ कुछ नहीं बदलेगा। जब तक हम उसका सामना करने को तैयार नहीं होते, हम दोनों तरफ नहीं चल सकते। किसी एक से तो निपटना ही होगा। बिल्कुल सही। भले ही वे कमजोर हों और अपनी जंग में व्यस्त हों, जिससे हमास को हथियार नहीं दे पा रहे, मेरी समस्या है कि ये लोग कौन हैं, ये देश कौन है। हमारे पास तुर्की है जो अब नाटो के भीतर मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा बन गया है और ऑटोमन साम्राज्य को फिर स्थापित करना चाहता है। कतर, हम सब जानते हैं कि वे इस जहर की फंडिंग का स्रोत है। मिस्र की अपनी समस्याएं हैं। उसने हमास और गाजा पट्टी से दूरी बनाने के लिए 6 दीवारें बनाई हैं। अगर वे हमास पर दबाव डाल रहे हैं और हमने बंधकों को वापस ला लिया तो ये बड़ी बात है ना? लेकिन ये लोग किसी भी तरह से इस बात में खास दिलचस्पी नहीं रखते कि मुस्लिम ब्रदरहुड गाजा पट्टी में खत्म हो जाए, है ना? लेकिन फिर जब हम ऐसा कहते हैं, शायद जैसे आपने शतरंज की बिसात के बारे में कहा, अगर हम इसे स्तंभों पर टिकी व्यवस्था के रूप में देख रहे हैं, खासकर अभी जो ईरान में हो रहा है, और क्या आईआरजीसी के साथ जो निपटना है, हमास एक बड़े बुराई के समूह में एक छोटी बुराई बन गया है, क्योंकि अभी आपको खुद राजा से निपटना है और वे सब उसी के अंतर्गत आते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये नागरिक मामला बन जाए, जहां लोग असल में नहीं जानते क्या हो रहा है लेकिन बहकाए गए हैं, अगर आप सच में सीधे जाकर ऊपर बैठे सरगना पर सीधा वार करें ताकि ऊपर से शुरू हुई सड़ांध बाकी सब भी सामने ले आए, तो ये एक रणनीति हो सकती है। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं उस नजरिए से देखूं तो हमारे चारों ओर कई बुराइयां हैं। साथ ही मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी बुराई है जो हर एक हिस्से को पोषित करती है। तो मेरा मतलब है, हम जानते हैं कि वही सांप का सिर है और हम जानते हैं कि निश्चित रूप से हमास कमजोर हुआ है। मैं इसे ऐसे देखती हूँ, एक और सर्दी आ रही है, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में सर्दी आ रही है। हम सचमुच गेम ऑफ थ्रोन्स, हम गेम ऑफ थ्रोन्स हैं, बस ड्रैगन नहीं है। हमारे कुछ लोग ड्रैगन के साथ अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन हम गेम ऑफ थ्रोन्स में हैं और वो 1 मिलियन लोगों को फिर से सर्दी टेंट में नहीं रख सकते। मैं इसे ऐसे देखती हूँ, वो पुनर्निर्माण के लिए पैसा भी लाना चाहते हैं, लेकिन वे पुनर्निर्माण हमास को नहीं सौंप सकते। इसलिए उन्हें दिखाना होगा कि अब हमास सत्ता में नहीं है। मेरा मानना है कि हमें वहां पैसा भेजना चाहिए, लोगों को टेंट में नहीं छोड़ सकते। माफ कीजिए अगर मैं उपेक्षापूर्ण लगी। मेरा मकसद गजा के लोगों का अपमान नहीं है। हम गाजा के लोगों की चिंता क्यों करें, चाहे वहां 10 लाख लोग सर्दियों में टेंट में रह रहे हों, जब आपके पास 92 मिलियन लोग हैं जो एक इस्लामी आतंकवादी तानाशाही के अधीन रह रहे हैं, जिन्हें वैसे ऊर्जा नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता और ईरान के अंदर अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए कोई भी चीज नहीं मिलती। ये सब एक संसाधन संपन्न देश के शासन का नतीजा है। फिर उनकी अहमियत क्यों नहीं? लेकिन अचानक गजा के 10 लाख लोग मायने रखने लगते हैं। इस मुद्दे पर पाखंड वाकई पागलपन है मेरे लिए। हाँ बिल्कुल, उनकी अहमियत है। आप जानते हैं, मेरे लिए जो वाकई हैरान करने वाली बात थी वो ये थी कि जब अमेरिका ने पिछले 2 हफ्तों में ईरान पर हमला किया, इजराइल इसमें शामिल नहीं था। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, उस समय मैं यात्रा पर थी। जब इजराइल शामिल नहीं होता तो ये शायद ही अंतर्राष्ट्रीय खबर बनती है। हम कहते हैं कोई यहूदी नहीं तो कोई खबर नहीं। और मेरे लिए ये और भी स्पष्ट था, मैं अमेरिका और यूरोप में थी, ठीक है, और मैं लगातार मुख्य धारा की मीडिया देखती रही। इंग्लैंड में ये यूके मीडिया में मुश्किल से रिपोर्ट हुआ, जबकि अमेरिका में ये तीसरी खबर थी। ये बिल्कुल सही। और इसलिए तो एमिली, जब इजराइल 92 मिलियन लोगों पर हमला नहीं कर रहा, तब उन पर ध्यान क्यों दिया जाएगा, जबकि सीमा पर 1 मिलियन लोगों पर ध्यान है?
डिस्टोपिया जिसमें हम अभी रह रहे हैं। और यही वजह है कि ये बिल्कुल वही दर्शाता है जो ईरान के इस्लामी गणराज्य में हो रहा है। तो वीकेंड में सही है, हम सब तैयार थे, सब तैयार थे, जाने के लिए तैयार थे। हम जाने के लिए तैयार थे। राष्ट्रपति ट्रंप के शब्दों में, हथियार बंद और पूरी तरह तैयार। सुनिए, देश में सैनिकों को रिजर्व ड्यूटी पर बुलाया गया था और सभी बेचैन थे। उन्होंने सभी सामुदायिक शरण स्थलों को खोल दिया। मेरी बेटी को बेचवर्थ में दोस्त से मिलना था। पति ने कार में योगा मैट रख दी ताकि अगर उसे बीच रास्ते रुकना पड़े तो वह जमीन पर लेट सके। हम ऐसे ही रहते। मुझे सऊदी अरब ने ऐसा करने को कहा था, यूएई द्वारा और कतर द्वारा और ईरान द्वारा। हम पूरी तरह तैयार थे, यानी अभी इसी वक्त। और ये एक बहुत बड़ा हमला होता, हम पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन जब मित्र देशों ने इसे टाल देने के लिए कहा तो आपको कुछ इस तरह कहना पड़ता है, चलो देखते हैं। और वजह यह है कि उन्होंने पूछा क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई सौदा है। उनसे ईरान ने भी बहुत जोर देकर पूछा। असल में उन्होंने कहा हम एक सौदा करना चाहेंगे। अब आप जानते हैं, मुझे नहीं पता वे क्या कहते हैं, क्योंकि कई बार वे मुझसे ऐसा कहते हैं और फिर आगे जाकर कहते हैं हमें नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहा है। और फिर हम सुबह उठते हैं कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि शायद हम फिर से उसी शासन के साथ अच्छी बातचीत करने लगे हैं जो बदल नहीं सकता, बदलना नहीं चाहता। वे बिच्छू हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इस खेल में यहाँ कोई भी बेवकूफ़ है। मुझे लगता है कि यहाँ एक खेल चल रहा है और खेल यही है। ट्रंप इसे मिड टर्म्स के बाद तक खींचना चाहते हैं क्योंकि युद्ध चुनाव के लिए अच्छा नहीं, और बीवी को चुनाव के लिए युद्ध चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। वैसे भी कोई नतीजे नहीं है, कोई स्पष्ट नतीजे नहीं है, और मुझे लगता है कि यही तनाव चल रहा है। और ट्रंप जाहिर है सुपर पावर्स हैं, वो जीतने वाले हैं, और इस्लामिक रिपब्लिक वे जब भी मामला लटका सकते हैं, यही उनका 47 साल पुराना तरीका। तो फिर हमारे पास एक समझौता है जो असल में समझौता नहीं है, हमारे पास बातचीत है जो असल में बातचीत नहीं है। और ये सब कैसे खत्म होगा, या हम सब बस समय खींच रहे हैं? एमिली, आप असली ईरानियों के संपर्क में हैं जो वहां मौजूद हैं। दरअसल एमिली, अब आप IRGC की हिट लिस्ट में हैं, और अगर कोई ईरानी आपसे संपर्क करता है तो उसे 5 साल के लिए जेल हो सकती है। तो बधाई हो एमिली, अब आप IRGC की नज़र में एक संदिग्ध व्यक्ति बन गई। ईरान में ईरानी लोग आपको अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में अभी क्या बता रहे हैं? ये बहुत दयनीय है। उनकी मुख्य समस्या है कि उनके पास बुनियादी संसाधन नहीं है। लोग खाना नहीं खरीद सकते, पूरे दिन बिजली नहीं होती। ये बहुत पिछड़े देशों जैसी हालत है। मैं उन्हें याद दिलाती हूँ जो असल में नहीं जानते, ईरान, अफगानिस्तान या कुछ अन्य दूर दराज जगहों जैसा नहीं है। ईरान एक बहुत ही विकसित और बहुत ही शिक्षित देश है। ये पिछड़ा नहीं है। उनकी सरकार के बावजूद ये काफी विकसित है, और ऐसे हालात में रहना जहां अचानक बिजली या पानी ना हो, ये पागलपन है, लगभग कल्पना से परे है। आप समझ रही हैं, ये लगभग बराबरी पर है। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता, शायद फ्रांस या कुछ ऐसा। ऐसा कभी होता नहीं है और इसकी कोई वजह भी नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन उन्होंने ट्रंप की वजह से सच में उम्मीद खो दी है। जिस तरह से उन्होंने इसे संभाला है उसकी वजह से। और मैं आपसे सहमत हूँ कि राजनीतिक रूप से कुछ बातें हैं जिन्हें उन्हें ध्यान में रखना पड़ता है। जाहिर है उन्हें मिड टर्म से निकलने का कोई तरीका निकालना है। इसका कोई आसान हल नहीं है, लेकिन इसका नतीजा ये है कि ईरानी लोगों के लिए हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। और बस आज सुबह और कल उन्होंने एक 19 साल के लड़के को फांसी दे दी। आज उन्होंने 2 और नागरिकों को फांसी दी, और दोनों ही मामलों में जनवरी में सभी विरोध कर रहे थे। आज जिन 2 लोगों को फांसी दी गई, उन पर इजराइल के लिए जासूसी का झूठा आरोप था। मेरा मतलब ये अजीब है कि क्या हो रहा है, और दुखद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे गंभीरता से नहीं लेता। अगर हम एकजुट होते, और मेरा मतलब सैन्य रूप से भी नहीं है, शायद हम कोई और हकीकत देख सकते थे, या कम से कम मानवाधिकार मुद्दों पर ज्यादा दबाव होता। हमें पता है, जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस्लामिक रिपब्लिक पर चर्चा व दबाव बनाता है, तो जब भी फांसी होनी होती है, इस समय दर्जनों फांसी की सजाएं लंबित है। ये देखा गया है कि वे कभी-कभी फांसी की सजा टाल या वापस ले लेते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा। उनकी सबसे बड़ी चिंता अपनी सुरक्षा और भलाई है। वे सड़कों पर लौटने के तरीके ढूंढ रहे हैं, चाहे खाना जुटाना हो या अपनी ही सुरक्षा बलों से गोली खाए बिना विरोध करने बाहर निकलना हो। और इन फांसी की सजाओं की कभी भी कोई रिपोर्ट नहीं की जाती।
ये 19 और 18 साल की खूबसूरत लड़कियां हैं। उन्होंने क्या किया? एक ने अपना हिजाब उतार दिया, दूसरी ने सार्वजनिक रूप से गाना गाया, दूसरे व्यक्ति पर जासूसी के झूठे आरोप लगाए गए थे और ये खबरों में नहीं आता। विडंबना ये है, आप जानते हैं, दुनिया भर में 18-19 साल के युवाओं की बात करें, जैसे वही लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, वही लोग हैं जो लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं। वे उन लोगों के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं जो ईरान में पैदा होते तो वही हो सकते थे। मुझे ये बहुत दुखद लगता है। आप जानते हैं, मैं आमतौर पर मिस रेचल को नहीं देखती, लेकिन इस हफ्ते थ्रेड्स पर उन्हें देखा और उन्होंने कहा, क्या इजराइल को पीआर की समस्या है? सब बड़े अक्षरों में, नहीं, उसे नरसंहार की समस्या है। मैं सोच रही थी वो सच में पागल है, जैसे वो जुनूनी है और उनके पास जो प्लेटफॉर्म है वो सच में इन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, सच में किया जा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। बात यह है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि इससे ध्यान नहीं मिलता। ये सच बताने के बारे में नहीं है, ये शोहरत और पैसे कमाने के बारे में है। ये बस एक धोखा है। और जब से सोशल मीडिया ने एक शैक्षिक या राजनीतिक रुख अपनाया, खासकर मैंने ये 2020 में देखा, खासकर टिकटॉक पर, जब टिकटॉक बहुत पॉपुलर हो गया, हर कोई अपने घर में बंद था, सुबह 7 बजे वाइन पी रहा था, ये नहीं जानता था कि दुनिया का अंत हो गया है या नहीं। और फिर ये डांस से बदलकर सबसे अजीब तरीके से प्रोपोगेंडा फैलाने लगा। और जब आपके पास ऐसे लोग होते हैं जिनके पास करने के लिए कुछ और नहीं होता और वे बंद होते हैं और आप बार बार वही चीज दिखाते रहते हैं और फिर वे उस पर बोलना शुरू कर देते हैं, तो वे उनके लिए ही काम कर रहे होते हैं। यही तो शुरू से ही योजना थी। शुरू से हम सचमुच 1984 में जी रहे हैं। मैं सच में कह रही थी, मुझे लगता है कि मैं तुमसे कह रही थी एमिली उस दिन, नहीं, मैंने ईव से कहा था कि हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब तो यहूदी विरोधी भी कह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हो गया। मैंने हाल ही में निक फुएंटेस को देखा है, मैं अपने लोगों को देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि शायद अब मैं यहूदियों के साथ हूँ। हाँ। मुझे लगता है कि मैंने भी नॉर्मन फिंकलस्टीन के साथ ये अजीब बातचीत देखी थी, जिनके साथ मैं एक बहस में बैठ चुकी हूँ और हसन पाइकर से बात कर रहे थे, जहाँ नॉर्मन फिंकलस्टीन कह रहे थे, मुझे लगता है कि यहूदी द्वेष बहुत ज्यादा हो रहा है। वहाँ एक समस्या है और जो वे कह रहे हैं, और अब हर चीज के लिए इजराइल को दोषी ठहराने की ये कोशिश जो हुआ है वो अपने आप में ही काफी भयानक है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया, ये हद से आगे निकल गया है। जब वो यहूदी विरोधी जिसने आग लगाई अब उसकी बढ़ती फैलावट से परेशान है, तो क्या आप वो समझ जलने सकते वाला हैं। है? हालात खराब है। लेकिन चलिए बात करते हैं कि उत्तर में हालात कितने खराब हैं। आप जानते हैं कि मैं जिब्राल्टर से हूँ। मैं जिब्राल्टर में अपनी खिड़की से बाहर देखती हूँ और मुझे स्यूटा दिखता है। स्यूटा, जैसा कि आप सब अब जानते हैं, पिछले हफ्ते में आपने सबने सीखा है, उत्तरी मोरक्को में एक स्पेनिश एन्क्लेव है और एक और है जिसे मेलिला कहते हैं। और पूरा स्पेनिश मोरो यानी पूरा उत्तरी मोरक्को लंबे समय तक स्पेनिश था। मेरी माँ का जन्म लाला राचे में हुआ था, जो एक छोटा सा स्पेनिश इलाका है। मोरक्को की आजादी से पहले ये स्पेनिश कॉलोनी थी, बाद में मोरक्को का हिस्सा बन गई। टैंजियर्स में लोग स्पेनिश और फ्रेंच बोलते हैं। उत्तरी मोरक्को कभी स्पेनिश था, अब केवल ये 2 एन्क्लेव्स बचे हैं। और आप जानती हैं, बहुत सारे लोग, और मुझे कहना पड़ेगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमने पहले ही कहा था। और हाँ, हम सबको लगता है कि पेड्रो सांचेज एक घटिया इंसान है। इस शो में वो 4 बार घटिया इंसान कहलाया है, ठीक है, हम सब उसे नापसंद करते हैं। स्यूटा एक शहर है जिसमें 80,000 लोग स्पेनिश नागरिकता के साथ रहते हैं। 50,000 लोग वहां घुस आए। अब यहाँ बहुत से लोग कई तरह के लोगों को दोष दे रहे हैं। मोरक्को में भी जिहादी हैं जिन्हें वहां के राजा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हाल के वर्षों में मोरक्को इजराइल का दोस्त रहा है और उसने अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए। स्पेन के मना करने पर उन्होंने इजरायली हथियार ले जा रहे जहाजों को वहां रुकने दिया। ठीक है, ये एक जटिल संघर्ष है और हम चाहते हैं कि इसे भी उसी तरह समझा जाए। कृपया सभी जिम्मेदारी ले। डैनी डैनन, आप कितने मूर्ख हो सकते हैं कि अब स्पेन की आधी, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा आबादी जो अपनी सरकार के खिलाफ इजराइल के साथ थी, उनसे दुश्मनी मोल ले। जो हुआ वो पागलपन था, डरावना था, और ये स्पेनिश अधिकारियों की कमजोरी और ये घोषणा करने की गलती थी कि वे 1 मिलियन प्रवासियों को माफी दे रहे हैं। जिहादियों ने इसका फायदा उठाकर उन्हें अंदर धकेलने के लिए आंदोलन शुरू किया। ये सब अचानक नहीं हुआ था। जैसा मैंने कहा, यूरोप वही भुगत रहा है जिसकी हमने चेतावनी दी थी। लेकिन मुझे उन लोगों के लिए दुख होता है जो कहते हैं सब कुछ बर्बाद हो गया है। अगर आप मूर्खता की बात करें, ब्रेन वॉश किया गया।
क्या आपने उस लड़की को देखा जो वहां खड़ी थी? बस देखिए, ये पागलपन है। जवान लड़की टूटी सीमा पर फोटो और वीडियो बना रही है, कह रही है वेलकम माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स, हाँ, उसे देखा नहीं गया है 24 घंटे से। हाँ, आत्मघाती सहानुभूति, भगवान दुखी है, क्लासिक मामला है। उसके परिवार को उससे कोई खबर नहीं मिली, उसका फोन नहीं उठ रहा है। वो कुछ प्रवासियों के साथ गई थी उन्हें कुछ दिखाने के लिए, जो उन्होंने उससे दिखाने के लिए कहा था, और अब वो गायब हो गई है। ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत गंभीर है। पेड्रो सांचेज, मुझे खुशी है कि बाकी यूरोप ने आपको गैर जिम्मेदार बताया और कहा कि वे आपको शेंगेन, जो मुक्त आवाजाही का समझौता है, से बाहर कर देंगे। और उम्मीद है, मैंने कभी पेड्रो सांचेज के चेहरे से इतनी जल्दी मुस्कान गायब होते नहीं देखी जितनी मैंने अभी देखी। लेकिन ये काफी डरावना था। मेरे अनुसार सबसे डरावना ये है कि लोग नहीं समझते कि उन्होंने एक देश को खलनायक की तरह पेश किया है। हाँ, वे बार बार मोरक्को का नाम उछालते रहे। ये कोई सूक्ष्म बातचीत नहीं थी कि वो एक प्रवेश बिंदु हो सकता था। जैसा आपने कहा, ये जिहादी हैं। कुछ लोग अफ्रीका को नहीं समझते और मैं मोरक्को को वहां नहीं मानती। वो उत्तर अफ्रीका में है। मोरक्को इसका हिस्सा नहीं है। अल्जीरिया, लीबिया, वे खुद को अफ्रीकी नहीं मानते। बिल्कुल नहीं मानते। खुद को अफ्रीकी नहीं मानते। उनमें से बहुत से लोग बहुत 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 कट्टर हैं। मैं नस्लभेदी हूँ। और काफी नस्लभेदी। जब मुझसे पूछा जाता है कि आपने महाद्वीप में कहाँ यात्रा की है, तो कई जगह जाने का मन नहीं करता, खासकर वहां जहां लोग साफ बता देते हैं कि आप कौन हैं। उनके लिए मैं बस एक मन का हूं। मैं उनके लिए एक गुलाम हूं। वे आपको साफ साफ बता देते हैं कि वे आपको क्या समझते हैं। मैं उनके लिए एक कुत्ता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। तो ये सोचना कि अब उस तरह की मानसिकता का इस्तेमाल किया जा सकता है और चलिए एक देश को सिर्फ एक प्रवेश बिंदु के कारण बदनाम कर देते हैं, ये गैर जिम्मेदाराना है। ये बस दुखद है, क्योंकि आप जानती हैं ये एक जटिल स्थिति है। और आखिरी चीज जो मैं देखना चाहती हूँ, और यही वजह है, इजराइल, मुझे लगता है कि हमारे पास कोई परिष्कृत राजनयिक सोच नहीं है। आप जानती हैं ये हुआ, बिल्कुल नहीं, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ बिल्कुल, वे हमें ही दोष दे रहे हैं। ये बेवकूफ हमेशा हमें ही दोष देते हैं। लेकिन जितने दुश्मन हैं उससे ज्यादा ना बनाए, बस यही कहना है। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि असल बात ये है, जैसा आपने कहा, ये बहुत जटिल है। उन वीडियोस को देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने वो वीडियो डर के साथ देखे और सोच रही थी, हे भगवान, ये बेचारे लोग, क्योंकि हर तरफ से, वैसे भी क्योंकि शायद उन्हें कहा गया होगा जाओ, बॉर्डर खुले हैं, हमें एक शानदार मौका मिल सकता है। उन्हें कहा गया था, और फिर वे सामने आ जाते हैं, आप जानते हैं, और फिर उन्हें लूटते हुए देखना। मेरा मतलब है, लूट और बलात्कार के बारे में कोई बात नहीं करता, वे बलात्कार कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी परिस्थितियों में यही होता है। किस्मत ये है कि उन्हें एक और जहाज लेना होगा, क्योंकि यूरोप की मुख्य भूमि तक पहुंचने के लिए अभी एक और महाद्वीप पार करना है। अब स्पेनिश अधिकारी कह रहे हैं कि वे लौट आए हैं। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। एमिली, मुझे नहीं लगता तुमने कि क्या ये सच कहा? है। क्या तुमने वो देखा? मुझे उन पर विश्वास नहीं है। तुम जानती हो, मैं दोनों पक्ष समझ सकती हूँ, लेकिन नहीं जानती कि डेनिस का डॉन से आना सही है या नहीं। लेकिन मैं स्पेन के खिलाफ तर्क देख सकती हूँ। हालांकि मेरी नजर में ये सिर्फ स्पेन तक सीमित नहीं है। मेरा मतलब है, यही चीज पूरा यूरोप कर रही है। ये एक तरह की आत्महत्या है। ये उनकी अपनी गलती है। वे खुद ही अपने साथ ये कर रहे हैं। और ये उन लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है जो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, उन यूरोप वासियों के लिए जो इसका परिणाम भुगत रहे हैं। आप जानते हैं, ये एक योजनाबद्ध अभियान था। फेसबुक और बड़े ग्रुप्स के जरिए कोशिश की गई, पर अब तक नहीं पता कि असल में कौन या कौन से ग्रुप्स इसके पीछे थे। इनमें लाखों लोग थे। लेकिन इस पूरी स्थिति में सबसे खास बात यह है कि मैंने कोई वीडियो, फोटो या क्लिप नहीं देखी। एक भी रिपोर्ट या बयान किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं देखा जो सैन्य सेवा की उम्र का पुरुष ना हो। वाह, ओ हाँ, मुझे और पता है। अगर हाँ। आप किसी देश से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि आप बेहतर जीवन जीना चाहते हैं, तो आप ऐसा नहीं करते। 22 साल की उम्र में एक युवा आदमी के रूप में, बिना परिवार के और अपने जैसे 5000 अन्य लोगों के साथ, मतलब ये सामान्य प्रवास का तरीका नहीं है। हम इसके लिए बार बार बहाने बनाते हैं, खासकर यूरोप में, कि क्यों लाखों की संख्या में मुस्लिम सैन्य उम्र के पुरुष इन देशों में शरणार्थी बनकर आ रहे हैं। महिलाएं और बच्चे अक्सर उन्हीं नर्क जैसे हालात वाली जगहों में पीछे छूट जाते हैं जहां से वे आए थे। हाँ, मैं तो ये भी बहुत कहना चाहती हूँ। बेहुदा है। ओ, माफ कीजिए। हाँ, यूके में भी यही हो रहा है। नावों से जो लोग आ रहे हैं सब युवा पुरुष ही हैं।
मैं ये भी कहना चाहती थी कि मैं इस बात पर ध्यान दिलाना चाहती थी कि बहुत से लोगों के लिए और खासकर इजरायलियों के लिए ये बहुत ही आघात पहुंचाने वाला था, क्योंकि ये उन्हें 7 अक्टूबर की याद दिला रहा था। हाँ। ये बहुत से लोगों के लिए बहुत ही आघात पहुंचाने वाला था। लेकिन हाँ, बीर को आते देखना, सुनना और उनका अल्लाहू अकबर चिल्लाना कई लोगों के लिए पुराने सदमे को फिर से जगा देने वाला था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही था। मेरा मतलब है हम उस सदमे से कभी उबर नहीं पाएंगे, और इसी बात पे दुर्भाग्यवश हर हफ्ते ऐसा होता है, और ऐसा लगता है कि वे इकट्ठा हो जाते हैं। हमारा पसंदीदा सेगमेंट है हफ्ते का सबसे घटिया इंसान। ठीक है एमिली, चलिए आपसे शुरू करते हैं। इस हफ्ते आपकी नजर में सबसे घटिया इंसान कौन है? पिछले विषय को आगे बढ़ाते हुए इस हफ्ते का सबसे घटिया इंसान है अभिनेता जेवियर बार्डेम। हाँ, इजराइल के मुद्दे पर वो असहनीय है, लेकिन अब लगभग हर चीज पर ऐसे ही हैं। खैर, उन्होंने उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी मोरक्को में हुई इस पूरी गड़बड़ी के बारे में फिर से पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे इजराइल है और ये साजिश है। शायद उन्हें लगता है कि अरब के युवा मुस्लिम वही करते हैं जो इजराइल कहता है। ये तो जेवियर बार्डम के लिए भी नई बात है, लेकिन ठीक है, हाँ बिल्कुल। हमें यही पसंद है कि अरबों लोगों को यूरोप भेज दें, जहां लोग पहले ही हमें पसंद नहीं करते, जिससे और भी नापसंद करें। इसमें कोई तर्क नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बात बार बार कही गई, सिर्फ जेवियर बार्डन ने नहीं, बल्कि मेरी पूरी दुनिया की सबसे करीबी दोस्त एना कैस्पारियन ने भी, जो अब काफी समय से अपनी साजिशी थियोरीज के साथ यहूदी विरोधी मुहिम में लगी हैं, और ये भी कुछ अलग नहीं था। मुझे लगता है उन्होंने कुछ ऐसा पोस्ट किया था जिससे लोग जागने लगे, जब किसी ने इजराइल पर इस पूरी गड़बड़ी को रचने का आरोप लगाया। ये हास्यास्पद है। आप सब दयनीय, हारने वाले और इस हफ्ते के सबसे घटिया लोग हैं। बहुत अच्छे जवाब। और फिर वही जेवियर बार्डम, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये आदमी केफिए पहनकर जोकर जैसा घूमता है, जानती हो, और हर चीज का दोष इजराइल पर डालता है। यही पहली निशानी है कि कुछ तो गड़बड़ है। जब भी जिंदगी में हर चीज, जैसे भगवान ने कहा, ये दूसरी बार है जब मैं भगवान का हवाला दे रही हूँ, भगवान ने आज कहा, लेकिन जब हर चीज ऐसी हो जाती है, वो इसे 6 डिग्रीज ऑफ ज़्यू कहते हैं। हर चीज का दोष लगाया जा सकता है, हर बात का सिरा यहूदियों तक जोड़ देना। वहीं पर हो तुम जेवियर बार्डम, और मैं हॉलीवुड के लोगों से, खासकर उन यहूदियों से जो अभी भी उसे काम दे रहे हैं और उसे फिल्मों में काम दिला रहे हैं, कुछ कहना चाहती हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम सच में अभी गॉयबल्स का प्रचार कर रहे हो, ठीक है? अगर वो ऐसा कर रहा है तो तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभा के उसे वैसे ही बाहर कर देना चाहिए जैसे इन दिमागी सड़न वाले यहूदी विरोधियों को किया गया। उसका नाम क्या है? वो भी ये कह रही थी, उसका नाम क्या है? केन रॉथ, वो आदमी जिसने इसका इस्तेमाल मेरा किया मतलब था। है- मेरा मतलब है ये कहने के लिए आपको वाकई बहुत दिमाग होना पड़ेगा। इजराइल ने किया। हाँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल खत्म हो चुकी है। मेरा मतलब है संस्थापक, ग्रैंड या संस्थापक जैसे लोगों को मैं कभी नहीं दूंगी। हाँ, ये हो चुका है। संगठन के भीतर यौन शोषण है, धौंस धमकी है, वे खत्म हो चुके हैं। जैसे हर एक यहूदी विरोधी संगठन आखिरकार बर्बाद हो जाता है। जागो, ठीक है? शोषणा, इस हफ्ते तुम्हारा घटिया इंसान कौन है? ठीक है, इस हफ्ते मेरा जवाब टोनी पंचेस है। वो म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं जिसने बॉय जॉर्ज को तब छोड़ा जब उन्होंने 7 अक्टूबर के बाद इजराइल और यहूदी लोगों का समर्थन करते हुए ओड इन योर कोड गाना रिलीज किया। इसमें लिखा है, तुम फिर से डांस कर सकते हो, हम फिर से डांस करेंगे। टोनी ने साफ कहा, इस गाने से मेरा कोई लेना देना नहीं। और बॉय जॉर्ज ने कहा, ठीक है, अब हमारा साथ खत्म। अगर आप किसी ऐसे इंसान को छोड़ देते हैं जो एक आइकन है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको उसका गाना पसंद नहीं आया या शायद वो आपके राजनीतिक विचारों से मेल नहीं खाता, तो आप घटिया इंसान हैं। मतलब आप बेवकूफ़ हैं, आप घटिया इंसान हैं। और सच कहूँ तो आप बहुत ही गिरे हुए इंसान हैं। और मुझे लगता है कि अब लाइनें खींच दी गई हैं, ये बहुत बहुत साफ है। और अगर आप ऐसे किसी इंसान को नकार रहे हैं जो उन लोगों का सम्मान कर रहा है जिन्होंने बहुत ज़्यादा दुख झेला है और कह रहा है कि हम फिर से नाचेंगे, और आप उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहते, तो ठीक है, हम भी आपसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहते। सही कहा, हम ये कला जगत में बार बार देख रहे हैं। आप इस पर थोड़ा और बता सकती हैं क्योंकि आप इसी क्षेत्र से हैं। मेरी दोस्त एलाइजा रोसनहेक भी 2 साल पहले हमारे शो में आई थी। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था व्हाइट ब्लॉन्ड ज्यू। वो नेशविल में अपनी किताब का लॉन्च करने वाली थी और बुक शॉप इसे रद्द कर दिया। आप जानती हैं, जिन्होंने टिकट खरीदे थे उन्हें बताया भी नहीं गया। और आप जानती हैं जो विरोध चल रहा है,
कई यहूदी कह रहे हैं हमें खुद की पब्लिशिंग हाउस खोलनी होगी क्योंकि कोई और नहीं करना चाहता। पब्लिश करें, जैसे पहले अस्पताल और यूनिवर्सिटी यहूदियों के स्वामित्व और संचालन में शुरू हुए थे क्योंकि उन्हें तो हम अनुमति फिर नहीं से थी। उसी दौर में लौट आए हैं। हॉलीवुड की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी। हॉलीवुड की शुरुआत ऐसे हुई क्योंकि हमें यहाँ आने की अनुमति नहीं थी, तो हमने कुछ और बना लिया। आप कला की दुनिया से आते हैं, खासकर नृत्य से। मैंने इसे देखा है, मैंने इसे जिया है। मुझे कैंसिल किया गया, फिर से कैंसिल किया गया, फिर से सब्सक्राइब किया गया। ये एक पूरा मामला है। और लेकिन इसे बाहर से देखना, खासकर इतने सारे लोगों के साथ, मैं समझ नहीं पाती कि लोग अब भी इतने डरे हुए कैसे हैं। अगर कला सवाल पूछने के लिए है, बातचीत शुरू करने के लिए है, इसे इतना हाईजैक कर लिया गया कि अब सब कुछ झूठ है। ये सब झूठ है, क्योंकि अगर आप सच में सवाल पूछना चाहते, बातचीत शुरू करना चाहते और कला को एक तरह से कूटनीति के रूप में इस्तेमाल करना चाहते, सब खत्म हो चुका है। हाँ, वे सब एक ही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। मजल टॉफ, जेवियर बारडम वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे अचानक ऐसा कहा गया था जब ये हुआ कि वे अपने महलों के दरवाजे खोलने वाले हैं। लेकिन ये बात उस दावे से मेल नहीं खाती कि उन्हें कुछ भी करने के लिए हायर नहीं किया जा रहा है। ये बात उस समय से भी मेल नहीं खाती जब आप किसी कॉन्सर्ट में वीआईपी बॉक्स में ऐसे खड़े होते हैं, क्योंकि अगर आपने सब कुछ खो दिया है तो आपकी लाइफस्टाइल अभी भी वैसी कैसे है, ये समझ में नहीं आता। ये समझ में नहीं आता क्योंकि ये सब झूठ है, ये सब दिखावा है। जानती हो, मैंने असल में आज सुबह बीबीसी पर पढ़ा, चाहे यकीन करो या नहीं, कि मैसिव अटैक ये बैंड 80 और 90 के दशक का है। जो मुझे याद है, सिंगापुर, उन्होंने फिलिस्तीनी झंडा निकाला और वहां कोई बातचीत नहीं होती, ना कोई अगर मगर, ना कोई बहाना, आप नहीं कर सकते। देश में विदेशी झंडा निकालना गैर कानूनी है और हर देश में ये कानून होना चाहिए। यूएई में भी यही कानून है। उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए। घंटों जांच की गई। वे बोले हमने ये एकजुटता दिखाने को किया। जानते हो, दुनिया के हर हिस्से में वही आजादी नहीं है जो आप बिगड़े हुए पश्चिमी लोग सोचते हैं कि सबको मिलती है। सार्वजनिक जगहों पर च्युइंगम चबाने के नियम है। बिल्कुल, मेरा मतलब है एक ऐसी जगह जहां फर्श पे च्युइंगम फेंकने के भी नियम है। नहीं, फर्श पे गम फेंकना आपको जेल पहुंचा सकता है। उस जगह पे मुझे लगता है कि वहां समलैंगिक होना भी अभी भी गैर कानूनी है। नहीं, आप अपना छोटा सा फ्री फिलिस्तीन झंडा नहीं दिखा सकते। ठीक है, खैर ठीक है। वैलेरी, इस हफ्ते तुम्हारा कमीना कौन? मनोरंजन जगत का कोई व्यक्ति। ओह, क्या ऐसा है? ये तो अच्छा है। कौन है, इसे देखो। मुझे नहीं लगता कि उम्मीद रखना सबसे जरूरी चीज है। मुझे लगता है कि सबसे जरूरी चीज है कि हमें पूरी जागरूकता हो कि हम अपने पलों में क्या करना चाहते हैं। मैं हर पल ऐसा माहौल कैसे बना रही हूँ जो अपनाने वाला और प्यार भरा और इंसानी स्वभाव के करीब हो। कभी कभी ये मुश्किल होता है क्योंकि दुनिया में अजीब चीजें घटती रहती है और ऐसा महसूस होता है, क्या मैं इस बारे में कुछ कहूंगी? क्या मैं उठकर इस पल को इंसानी स्वभाव की ओर मोड़ने की कोशिश करूंगी? यही बहादुर लोग करते हैं। ग्रेटा थनबर्ग भी यही कर रही है। हमें बस ये सोचना चाहिए कि हमारे अपने पलों में हम अपने माहौल को इंसानी स्वभाव की ओर कैसे मोड़ सकते हैं। इस क्लिप में वो ग्रेटा थनबर्ग को बहुत ऊंचा दर्जा देती हैं। उन्होंने नया एल्बम रिलीज किया है और उनका संगीत लोगों को शैमानिक आध्यात्मिक सफर पर ले जाने को कहता है। माफ कीजिए, मैं ऐसे इंसान की बात नहीं सुन सकती जिसके पिता लोगों को थप्पड़ मारते हैं और माँ अपने भाई के साथ संबंध बनाती हैं, वो भी कैमरे के सामने बताते हैं। भाई के दोस्त, माँ अपने भाई के दोस्त के साथ सो रही हैं और ये सब खुलेआम सबके सामने है। आपके पास दुनिया को नैतिकता के नाम पर देने के लिए क्या है? और लोग इस बच्चे की बात सुनेंगे और कहेंगे तुम सही हो। ग्रेटा थनबर्ग को ऊंचे स्थान पर होना चाहिए। वो बड़ा बदलाव ला रही हैं और मसीहा हैं। लेकिन आप जानती हैं ये सारे बच्चे घर पे ही पढ़ाए गए थे, ठीक है? वहीं उनका भाई, असल में वो काफी बहादुर था। मुझे याद है, शायद 1 साल पहले की बात है, कोई उसे सड़क पर दौड़ाता हुआ चिल्ला रहा था, फ्री फिलिस्तीन, फ्री फिलिस्तीन, और वो बोला सबको आजाद करो, मुक्त प्रेम। इस बकवास में फंस जाना। आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, मेरा इस हफ्ते का कमीना ओछेपन से भी ज्यादा ओछेपन की तरफ बढ़ते हुए एक बेवकूफ है जिसका नाम ऑस्टिन फ्रैंको है। मुझे याद है हमने पिछले हफ्ते उसकी बात की थी। वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का छात्र है जिसने नौकरी के लिए आवेदन किया था। जब उसे पता चला कि मालिक यहूदी हैं तो उसने कहा मैं उनके लिए काम नहीं करूंगा। उसे इस पे गर्व था और उसने ऐलान किया, और उस बेवकूफ ने अपनी बात पर अड़ा रहना जारी रखा। वो पियर्स मॉर्गन के शो पर भी गया था। और अब आप जानते हैं, हमें पियर्स मॉर्गन के इजराइल को लेकर मुश्किल और पक्षपाती होने की आदत है, लेकिन इस बार मैं पियर्स मॉर्गन के साथ हूं। देखिए क्या हुआ।
मेरे साथ इतने बुरे अनुभव हो चुके हैं कि अब मैं उनके आसपास नहीं रहना चाहता। ये आप जानते हैं, ये बस मेरी पसंद है और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। अगर आपको एशियाई या बोनों से दिक्कत है, जैसे आप 10 बोनों के बीच हैं और वे आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, आपके पैरों पर पैर रख रहे हैं, सही है, आप कहेंगे ठीक है, मैं अब आपके आसपास नहीं रहना चाहता। और अगर आपके बॉस किसी तरह से बौने हैं तो आप कहेंगे सुनिए, मैं आपके लिए काम नहीं करना चाहता क्योंकि आप बौने हैं। असल में अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कहूं, जो आपने अभी कहा है वो और भी ज्यादा बेतुका है ना? मेरा मतलब है, इसका इससे क्या लेना देना है? जैसा कि आपने कहा बोनों से, मुझे ये बहुत निराशाजनक लगता है कि एक युवा जिसे एक शीर्ष विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला, वो इतना मूर्ख या लापरवाह हो सकता है कि उसे आपकी बातों की परवाह नहीं। इसका असर दुनिया भर के लोगों पर पड़ता है जो एक युवा को देखते हैं, एक घमंडी बच्चे को जो इंटरव्यू में यहूदी विरोधी विचारों का समर्थन करता है। आपको और जिन्होंने आपको ऐसा बनाया, सभी को शर्म आनी चाहिए। तो असल में ये बकवास करने वाला मूर्ख यहूदियों से नफरत करने की तुलना बौनों से नफरत करने से करने लगा। पता नहीं क्यों, बौनों ने उसका क्या बिगाड़ा है, और एशियाइयों से नफरत क्यों? उसने कहा मेरी यहूदियों के साथ कुछ अच्छी बातचीत हुई है, ज्यादातर यहूदियों के साथ मेरे अनुभव नकारात्मक रहे। मुझे नहीं पता आप किसके बारे में कह रहे हैं, लेकिन तुम बेवकूफ हो, तुम जानती हो। पता नहीं क्यों। हाँ, बिल्कुल, मुझे ऐसी बदमाश की कहानी पसंद है जिसका अंत अच्छा हो। अच्छा अंत यह है कि उसके माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया। तो मिस्टर और मिसेस फ्रैंको को बधाई हो, हाँ, कि उन्होंने हिम्मत दिखाई, हाँ, और अपने बिगड़े हुए विशेषाधिकार प्राप्त नस्लवादी बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। और सुनिए, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हम माँ हैं। अपने बच्चे को उसकी बेवकूफी के कारण घर से निकालना बहुत हिम्मत का काम है, और आपने यही किया। कॉर्नेल ने दूसरी ओर उसे निष्कासित नहीं किया है, नहीं, उन्होंने उसे फटकारा है लेकिन निष्कासित नहीं किया है। और जो बात मुझे सच में परेशान करती है वो ये है कि ये बच्चा अब 2 क्राउड फंडिंग कैंपेन पे है, क्योंकि यहूदी नौकरी नहीं देंगे। तुमने कहा था कि हमारे लिए काम नहीं करना चाहते, तुम समझे नहीं कि यहाँ कई नौकरियां और नियोक्ता हैं, अब तुम इसी पर रो रहे हो। और अब तुमने दूसरा क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू कर दिया है क्योंकि तुम्हारे माता पिता, जो कि बहुत बहादुर लोग हैं, क्या उन्होंने तुम्हें किसी लॉटरी से चुना है? कोई नौकरी कर लो, तुम हारे हुए और घटिया इंसान हो। सच कहूं, समझ नहीं आता कि हम क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते खास तौर पर बेवकूफी दिखाने के लिए तुम्हारा विशेष उल्लेख करना पड़ा। हर बार की तरह क्राउड फंडिंग शुरू हो गई। मैंने एक्स पर देखा कि मेरे माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने कहा अब एक क्राउड फंडिंग शुरू हो गई। बूम। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं लगभग उसके माता पिता को हीरो बनाना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा करना और अपने बच्चे के लिए खड़ा होना बहुत हिम्मत मांगता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। और इसी के साथ हम अपनी टूटी फूटी आत्माओं को दुनिया की सारी बुराई और क्रूरता के बीच ठीक करने चलते हैं। अब हमारे हीरोज की बारी है। एमिली, तुम्हारा हीरो कौन है इस हफ्ते? शोशाना के बाद मुझे बॉय जॉर्ज को ही चुनना है। मुझे पता है आपने उन्हें पहले मुझे चुना पता था, है आपने लेकिन उन्हें वो पिछले इतने हफ्ते चुना शानदार था, हैं कि लेकिन फिर वो डिजर्व करते इतने हैं। कमाल के हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा मतलब है, इस गाने पर मिली आलोचना के बावजूद उनकी दृढ़ता वैसी ही है। इसमें कुछ भी विवादास्पद नहीं है जब तक आप नहीं मानते कि निर्दोष लोगों को म्यूजिक फेस्टिवल में गोली मारनी चाहिए। कोई कारण नहीं कि आप इस गाने के खिलाफ हों, चाहे आपको इजराइल पसंद ना हो, ठीक है? ये पूरा विरोध पागलपन है। मुझे अच्छा लगता है और मैं बॉय जॉर्ज का सम्मान करती हूँ कि उन्होंने जवाब दिया जैसा आपने कहा। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानती हैं, वो पूरी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ। कई बार साफ साफ कह चुके हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं बदलूंगा, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। मैं हमेशा यहूदी समुदाय के साथ खड़ा रहा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग मरे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं युद्ध चाहता हूं। इसका मतलब उन बातों में से कोई भी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं यूके, बाकी यूरोप और सच कहूं तो पूरी दुनिया में फैल रही यहूदी विरोधी नफरत की इस लहर के आगे झुकने से इनकार करता हूं। तो बॉय जॉर्ज, भले ही इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़े, चाहे वो, जैसा कि शोशाना ने बताया, उन लोगों के साथ काम करना बंद करने का फैसला हो जिनके साथ तुम सालों से पेशेवर रूप से काम कर रहे थे, या ये स्पष्ट नहीं था कि तुम्हें पूछा गया, या तुमने खुद ही फैसला किया कि जीसस क्राइस्ट सुपरस्टार से हट जाओ, जिसमें तुम्हें इस महीने यूके में वेस्ट एंड शो में मुख्य भूमिका निभानी थी। इन परिणामों का सामना करना निराशाजनक है और तुम्हें इसका सामना नहीं करना पड़ना चाहिए था, लेकिन लाखों नए प्रशंसक तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे नैतिक साहस और भेदभाव व नफरत के सामने तुम्हारी दृढ़ता के लिए आभारी हैं। हम तुम्हारे साथ वैसे ही खड़े रहेंगे जैसे तुम हमारे साथ थी।
अमीन, एमिली, और सच कहूं तो यही क्वाड पर हम आपको आमंत्रित करते हैं। बॉय जॉर्ज, इजराइल में कॉन्सर्ट दो, वहां बहुत भीड़ होगी, कई सालों में सबसे बड़ी। तुम आइकॉन हो, मैं 80 के दशक की लड़की हूँ। तो आप जानते हैं मैं कॉमिक रिलीफ से आपके साथ थी, और हम आपके साथ थे जब आप अपनी लत की समस्याओं से गुजर रहे थे और जब आपने अपनी सच्चाई सबके सामने रखी थी। आप हमारे साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि मुश्किल वक्त में कई यहूदी लोगों ने आपका साथ दिया था। मुझे लगता है सबसे अच्छी लाइन है, अगर आप उलझन में हैं, मैं यहूदियों के साथ हूँ। मैंने कल रात इजराइल में अपने प्रोड्यूसर दोस्त से कहा कि कृपया बॉय जॉर्ज को यहाँ लाए। हम बॉय जॉर्ज से इजराइल में कॉन्सर्ट की गुजारिश करते रहेंगे और जरूर शामिल होंगे। हाँ बिल्कुल, और और साथ साथ ही ही उन्हें क्वाड क्वाड पे पर भी भी बुलाइए और हम उन्हें क्वाड पे आमंत्रित करेंगे। वो हमारे लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। बिल्कुल, हम आपको यहीं से आमंत्रित कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद एमिली। सो शाना, इस हफ्ते आपका हीरो कौन है? इस हफ्ते मेरी हीरो हैं डॉक्टर सगी असा और अद्भुत संगठन सेव अ चाइल्ड्स हार्ट। रवांडा में 11 दिन की एंजल नाम की बच्ची जन्मजात दुर्लभ हृदय दोष के साथ पैदा हुई, जिससे दिल से फेफड़ों तक रक्त प्रवाह बहुत कम था। 4 अस्पतालों से होते हुए आखिरकार वो गंभीर हालत में किंग फैसल अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर जेरार मसागो, रवांडा के बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, सेव अ चाइल्ड्स हार्ट से इजराइल में प्रशिक्षित होकर उसकी देखभाल कर रहे थे। उन्होंने फोन उठाया और अपने पूर्व मेंटोर डॉक्टर सगी अस्सा को कॉल किया। उनसे अनुरोध किया कि वे रवांडा आकर बच्चे की जान बचाने में मदद करें। डॉक्टर अस्सा ने आधी रात के बाद तेल अवीव छोड़कर 4000 से अधिक किलोमीटर उड़ान से किगाली पहुंचे। डॉक्टर मसागो के साथ मिलकर उन्होंने 2.5 किलो के नवजात पर नाजुक प्रक्रिया की और उसी दिन इजराइल लौट गए। 30 साल से भी ज्यादा समय से सेव अ चाइल्ड्स हार्ट 95 से दुनिया भर में चुपचाप जिंदगियां बदल रहा है। इस संगठन ने 75 देशों के 8000 से ज्यादा बच्चों की जान बचाई और विकासशील देशों के डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया ताकि वे अपने देश में बच्चों की देखभाल कर सकें। ये है इजराइल जब कोई नहीं देख रहा होता, एक ऐसा देश जिसके डॉक्टर आधी रात को विमान में चढ़कर 11 दिन के बच्चे की जान बचाने जाते हैं। एक ऐसा देश जो अपना ज्ञान साझा करता है ताकि दूसरे देश भी अपने बच्चों की देखभाल कर सके। एक ऐसा देश जो अपनी सफलता को सिर्फ आज बचाई गई जिंदगियों से नहीं बल्कि उन डॉक्टरों से भी मापता है जिन्हें वो कल जिंदगियां बचाने के लिए प्रशिक्षित करता है। ये कहानियां पहले पन्ने पर नहीं आती, लेकिन इजराइल के बारे में उतना कहती हैं जितना 1000 सुर्खियां भी कभी नहीं कह सकती। इसलिए डॉक्टर सगी अस्सा और सेव अ चाइल्ड्स हार्ट मेरे इस हफ्ते के हीरो हैं। शोशाना, वो वाकई में बहुत ही योग्य हीरो हैं, और असल में यहाँ जेएनएस में हमने उन मौजूदा बाल हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों में से एक का इंटरव्यू लिया है जो अभी इजराइल में है, ताकि वे जाम्बिया वापस जाकर अपने समुदाय को जीवन रक्षक इलाज दे सके। और वे यहाँ पर वो प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो आप जानती हैं, हम सब इस संगठन के काम के बड़े समर्थक हैं। डॉक्टर आसा ने कहा, मेरा काम एक मेंटोर की तरह आपको आत्मनिर्भर बनाना है, पर अगर आप बुलाएंगी तो मैं वहां मौजूद रहूंगा। ये बहुत खास है, एक माँ के तौर पर मेरी बेटी माँ बनी। हे भगवान, मेरी माँ। मेरी बेटी को बचपन में दिल की बीमारी थी और वहां के डॉक्टरों ने उसकी जान बचाई थी। हे भगवान। मुझे उन डॉक्टरों के लिए बहुत लगाव है जो बच्चों और उनके दिलों की देखभाल के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि उनके बिना बहुत सारी माएँ शोक में होती। बिल्कुल, और मैं आपको और भी बताना चाहती हूँ कि लोग जो नहीं देखते वो ये हैं, हम पड़ोसी अरब देशों से भी बहुत सारे बच्चों का इलाज करते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अब भी कहते हैं कि हम उनके दुश्मन हैं, और इसमें गाजा, यहूदा, सामरिया, जॉर्डन और बाकी जगहों के बच्चे भी शामिल हैं। आपको ये कभी भी खबरों में नहीं मिलेगा, लेकिन यही इजराइल की सोच है, जिंदगियां बचाना। और हम एक बेहतर भविष्य के लिए काम करते हैं जहां दुश्मनों को भी अपनाया, इलाज और उनकी जान बचाई जाए, और उनके माता पिता इतने आभारी हों कि उसी बच्चे के शरीर पर कुछ बांधकर उसे बहुत से लोगों को मारने के लिए ना भेजे। हम ऐसे दिन के लिए जीते हैं। आमीन। आमीन। बेलामी, तुम्हारा हीरो कौन है प्यारी? मेरा हीरो ना सिर्फ हरेदी बल्कि धार्मिक समुदाय भी, और मैं ये बोलते हुए अपने शब्द बहुत सोच समझ कर चुनूंगी। ठीक है। कुछ हफ्ते पहले हम शब्बात मना रहे थे और देखा कि एक कैफे खुला हुआ था और नीचे से बहुत शोर आ रहा था। मैं शब्बात के लिए दोस्तों के यहाँ थी और हमने बाहर देखा और वो एक सेंटर में था, यरूशलेम में एक अपार्टमेंट सेंटर। और पहली बार जब हमने देखा कि क्या हो रहा है तो हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोले, ये ठीक नहीं है, हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? मैंने एक दोस्त को भेजा पता लगाने की क्या हो रहा है। फिर वही बात हुई कि ये गलत है।
और भी जानकारी के साथ कि हरेदी समुदाय वहां था और कह रहा था शब्बात शब्बात। आपकी देखी क्लिप्स में वे चिल्ला रहे थे शब्बात शब्बात, जो फिर वास्तव में वो वही करता है जो मैं बताने वाली हूं। मिशनरीज मिशनरीज का एक ही काम और एक ही कर्तव्य होता है। अब ये पूरी ईसाई धर्म की बात नहीं है, ऐसा इस आस्था के भीतर हर कोई नहीं करता। मैं भी यहूदी बनने से पहले ईसाई धर्म से थी। मुझे बहुत अच्छी तरह समझ है कि क्या सही है जब आप जबरदस्ती नहीं करते और सच में प्रेम से आते हैं, जहां हमें एक साथ रहना चाहिए। यही यरूशलेम है। आप किसी भी धर्म से हों, हम साथ रह सकते हैं। पर मेरी और कई लोगों की समस्या थी कि इससे एक नई गहरी चर्चा शुरू हो गई, खासकर यहूदियों के सबसे पवित्र दिन पर। अब ये बातचीत हो रही है कि एक कैफे क्यों खुला है। एक कैफे बिल्कुल खुला हो सकता है, यरूशलेम खास तौर पर सभी के लिए है। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि उनके मिशन में जब आप जबरदस्ती का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप क्लिप्स, तस्वीरें और जो भी है वही सब हासिल कर लेंगे जो बाहर की दुनिया देखना चाहती है। हरेदी और यहूदी ईसाइयों पर थूकते हैं और वे हिंसक लोग हैं, बस यही सारी छवि बाहर आ रही है। फिर वे अपने मिशन के तहत गैर धार्मिक यहूदियों का इस्तेमाल करते हैं ताकि कह सकें हम तुम्हारा समर्थन करेंगे क्योंकि हम ऐसे व्यवहार के पक्ष में नहीं हैं। मैं समझती हूँ एक कैफे था जो मशीनरी एक का कैफे काम है कर जो रहा खुला है। ये एक जबरदस्ती है क्योंकि असल में ये मिशनरी काम है। वे मिशनरी ठीक है, हैं, मैं समझ वे नहीं पाई। मिशनरी हैं और ये शब्बात पर खुला रहता है। फिर से इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इससे उन लोगों के बारे में एक बहुत अलग बातचीत शुरू हो जाती है जो धार्मिक हैं, जिस मोहल्ले में वे धार्मिक हैं, क्योंकि तब ये लगभग ऐसा लगता है मानो ये जानबूझकर हो रहा हो। लेकिन फिर भी ये एक बातचीत है जो कहीं ज्यादा गहरी है। लेकिन मैं ये बात बहुत स्पष्ट करना चाहती थी कि दुनिया भर में हमारे ईसाई दोस्त हैं, ईसाई यहाँ रहते हैं। ईसाइयों का इजराइल में एक घर है। ये हर किसी के लिए, हर धर्म के लिए और उनके लिए भी जो धार्मिक नहीं है, एक घर है। हमें कुछ लोगों द्वारा की जा रही जबरदस्ती को लेकर सतर्क रहना होगा। समूहों, हर एक समूह में ऐसे चरम लोग होते हैं और हम सभी के पास ऐसे लोग होते हैं। हालांकि ये एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा दबाव डालने के लिए किया जा रहा है और हमने इसे बार बार होते देखा है। और इससे पहले कि आप जानें, यहूदी अब पीछे हटने लगते हैं, कहते हैं नहीं, वे अब हम सभी को सिर्फ एक समूह के रूप में देखने लगे हैं। और धीरे धीरे अचानक आप उसी जगह पहुंच जाते हैं। और हमने अफ्रीका महाद्वीप पर इसे पहले भी होते देखा है, जब अरबों ने वहां उपनिवेश बनाया था। फिर ईसाई धर्म आया। इससे पहले कि आप यहूदी के रूप में जान पाते, आपके दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई कहता है, क्या आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं या उनके बारे में सुना है? हमने ये कई बार देखा है। और बस ये सिर्फ ये कह रहा है कि इसने उस चीज पर रोशनी डाली है जो कहीं ज्यादा गहरी है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो बस ताकि सबको स्पष्ट रहे, इस देश में धर्म परिवर्तन के लिए प्रचार करना अवैध है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे बाहर किया जा सकता है। लेकिन सच ये है कि आज के अधिकतर इंजीले ईसाई, जिनसे मेरे कई मजबूत रिश्ते हैं, वे, और हाँ, विशेषज्ञता ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये एक बहुत छोटा कमरा है, छोटा, और ये इस देश के ईसाइयों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, ना ही दुनिया भर में इजराइल के समर्थकों का। लेकिन बिल्कुल देखिए, मुझे नहीं पता कि हम ये कह सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ये सोच रहे थे कि वे मिशनरी गतिविधियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। वे बस अपना काम कर रहे थे, अगर आप मुझसे पूछें। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अपने जीवन के हर दिन सिटी हॉल में रहते हुए इससे निपटा है, उन्हें लगता था कि वे शब्बात पर खुले कैफे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जिससे मुझे भी समस्या है। हर कोई। लेकिन हाँ, ये वो आंतरिक बातचीतें हैं जो हम लगातार करते रहते हैं और इस पर ध्यान देना सही है। बहुत बस एक रोशनी, एक रोशनी, जल उठना। ठीक है, इस हफ्ते मेरा हीरो कौन है? तो इस हफ्ते मेरे हीरो एक जोड़ा है, एक बहुत ही खास जोड़ा। उनका नाम साशा ट्रूफेनोव है और उन्होंने हमास की कैद में 498 दिन बिताए। उन्हें चोट लगी, उन्हें यातना दी गई, भूखा रखा गया, और उनकी अब पत्नी सपिर कोहेन है जो हमास की कैद में 55 दिन रही। अब ये जोड़ा 7 अक्टूबर को निरोज किबुत्ज में अपने परिवार से मिलने गया था। उन्हें सभी को बंदी बना लिया गया था। मुझे लगता है सैपिर को साशा की माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ले जाया गया था और उसकी माँ के साथ उन्हें 55 दिनों के बाद रिहा कर दिया गया था। और इस प्रेम कहानी की खूबसूरती ये है कि जब वो अभी भी कैद में था और उसे लगा कि उसकी रिहाई की कोई उम्मीद नहीं है, वो प्रार्थना कर रहा था कि वो किसी और को पाले। वो दुआ कर रहा था कि जिंदगी में आगे बढ़ सके।
इस बीच सपीर क्या कर रही थी? वो अपने साथी की रिहाई की पैरोकार बन गई थी और उसे लगभग 1 साल पहले रिहा कर दिया गया था। और आप जानती हैं, जब आप इस तरह की दर्दनाक परिस्थितियों से गुजरते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत से जोड़े टिक पाते हैं। निश्चित रूप से कुछ और जोड़े थे जो टिक नहीं पाए, कुछ तलाक भी हुए। उन्होंने तो कल ही शादी की थी और वे बहुत प्यारे हैं क्योंकि उनका एक साझा इंस्टाग्राम अकाउंट है और उनके पास ये सुंदर तस्वीरें थी। यहाँ तक कि उनके इंस्टाग्राम पे लिखा है, हम वो हैं जिन्होंने जिंदगी चुनी है। ये कहना आसान है कि मैं जिंदगी चुनती हूँ जब आपने उस तरह मौत का सामना नहीं किया हो जैसा उन दोनों ने किया, खासकर साशा ने, क्योंकि वो हमास की कैद में थी। मुझे यकीन है कि उनके लिए भी ये कोई आसान बात नहीं थी। और ये बात कि वो चमत्कारिक रूप से घर लौट आए, कि उन्होंने इतने लंबे समय बाद अपना रिश्ता फिर से जोड़ा और अब इस हफ्ते उनकी शादी हो गई। मेरे लिए ये एक खुशहाल वीरता भरी कहानी है, खासकर जब हम इतनी दुखद कहानियां सुनते हैं। जैसे एक युवा महिला ने हाल ही में अपनी जान ले ली क्योंकि वो अभी भी नोवा फेस्टिवल में जो उसने देखा उससे सदमे में थी और उसने वहां अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दिया था। और हमने ऐसी कई दर्दनाक कहानियों का सामना किया है, उन लोगों की कहानियां जो 7 अक्टूबर को देखी गई भयावहता और बर्बरता से उबर नहीं पाए। आप जानती हैं, बलात्कार, सिर काटना और अंग भंग जैसी घटनाएं, ये सब हुआ है, ये सब हुआ है। ये दोनों युवा बहुत अच्छे हैं, मैं साशा से मिली हूँ, वो बहुत प्यारे हैं। ये बात कि ये दोनों युवा लोग इन सब को पार कर सके और अपनी खुशहाल जिंदगी पा सके, मेरे लिए ये अद्भुत आशा है भीषण आघात के बाद। हतिकवा, जो हमारा राष्ट्रगान है, आशा का गीत है। और वे दोनों हीरो हैं और मजल टॉव, तुम्हारी शानदार शादी के लिए मजल टॉव। और इसी खुशहाल पल के साथ हम समाप्त करते हैं और ईरान में उन निर्दोष लोगों की आज़ादी के लिए और हर जगह निर्दोष लोगों की आज़ादी के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सैनिकों के स्वस्थ होने और अपने बच्चों को खो चुके उन माता पिताओं के घाव भरने के लिए, ताकि क्षेत्र में सुधार और भविष्य में आशा बनी रहे। आमीन। अगले हफ्ते मिलते हैं।